छात्रों, आज का हमारा विषय है विरोध वर्ग व विरोध संबंध। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए कृपया इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। विरोध संबंध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की देन है। उन्होंने सर्वप्रथम तर्कवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। यह विरोध संबंध में केवल एक तर्कवाक्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, अर्थात एक आधार वाक्य से ही निष्कर्ष निकाला जाता है। विरोध संबंध अंतरानुमान या अव्यवहित अनुमान का एक प्रकार है, जिसमें निष्कर्ष केवल एक आधार वाक्य से निकाला जाता है। यह संबंध ऐसे दो तर्कवाक्यों में पाया जाता है जिनके उद्देश्य पद व विधेय पद एक जैसे होते हैं, किंतु वे केवल परिमाण या केवल गुण या परिमाण और गुण दोनों में अलग अलग होते हैं। इस प्रकार देखिए, स्पष्ट है कि विरोध संबंध में उद्देश्य पद और विधेय पद आपस में एक जैसे होते हैं। यहाँ पर उदाहरण में दो तर्कवाक्य दिए गए हैं, एक सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य है और दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य ई है। यहाँ पर दोनों ही तर्कवाक्यों का उद्देश्य पद और विधेय पद एक जैसा है। उद्देश्य पद मेज दोनों जगहों पर है और विधेय पद कुर्सी दोनों ही तर्कवाक्यों में है। अतः विरोध संबंध की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि उन आपस में उद्देश्य पद और विधेय पद एक जैसा होना चाहिए। किंतु जब दो तर्कवाक्यों के बीच उद्देश्य पद व विधेय पद अलग अलग हों तो उनमें विरोध संबंध नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि विरोध संबंध बनने के लिए तर्कवाक्यों का उद्देश्य पद और विधेय पद समान या एक जैसा होना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं हम विरोध संबंध के प्रकार पर। विरोध संबंध चार प्रकार का माना गया है, चार प्रकार का होता है। पहला है व्याघाती संबंध, दूसरा है विपरीत संबंध, तीसरा है उपविपरीत या इसको विरुद्ध भी बोलते हैं, चौथा संबंध है उपाश्रयण। इस विरोध संबंधों को एक वर्ग द्वारा दर्शाया गया है, जिसे विरोध वर्ग या विरोध चतुरस्र के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं। यह चार प्रकार के विरोध संबंधों को हम इस ग्राफ चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा दर्शाएंगे। इस चारों कोनों पर देखिए तर्कवाक्य लिखे हुए हैं। इस कोने पर ए तर्कवाक्य लिखा है, यहाँ पर ई तर्कवाक्य, नीचे बाईं तरफ आई तर्कवाक्य है और इस कोने में ओ तर्कवाक्य है। तो चारों तर्कवाक्य हम कोनों पर लिख दिए हैं, ए, ई, आई और ओ। अब हम इन तर्कवाक्यों के बीच विरोध संबंध को दिखाएंगे। जैसे देखिए, ए और ई तर्कवाक्य के बीच विपरीत संबंध, आई और ओ तर्कवाक्य के बीच उपविपरीत या विरुद्ध संबंध है। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर ए तर्कवाक्य और ओ तर्कवाक्य जो दोनों कोनों पर हैं, ए तर्कवाक्य और ओ तर्कवाक्य के बीच व्याघाती संबंध है। इसी प्रकार ई तर्कवाक्य और आई तर्कवाक्य के बीच भी व्याघाती संबंध है। और अंत में उपाश्रयण संबंध की बात आती है। उपाश्रयण संबंध ए और आई तर्कवाक्य के बीच है तथा ई और ओ तर्कवाक्य के बीच होता है। उपाश्रयण संबंध में एक तर्कवाक्य सर्वव्यापी होता है और एक तर्कवाक्य अंशव्यापी होता है। जैसे यहाँ देखिए,
ए और आई के बीच उपाश्रयण संबंध है। ए तर्क वाक्य सर्वव्यापी है, इसे हम उपाश्रय बोलते हैं, और अंश व्यापी वाले तर्क वाक्य को हम उपाश्रित बोलते हैं। इसी प्रकार इस तरफ देखिए, ई तर्क वाक्य उपाश्रय है और ओ तर्क वाक्य उपाश्रित है। इस प्रकार इन चारों संबंधों की सत्यता और असत्यता के विषय में और इनकी पहचान के विषय में अब हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम व्याघाती संबंध की बात शुरू करते हैं। आप देखेंगे व्याघाती संबंध ए और ओ तथा ई और आई तर्क वाक्यों के बीच है, यानी कि कोने कोने वाले जो तर्क वाक्य हैं उसमें आपस में व्याघाती संबंध होता है। व्याघाती संबंध में देखिए ए और ओ तथा ई और आई तर्क वाक्य, देखिए क्या लिखा, एक जैसे उद्देश्य और विधेय पद वाले दो तर्क वाक्य जिनके परिमाण का मतलब होता है सर्वव्यापी या अंशव्यापी, वह गुण का मतलब होता है स्वीकारात्मक या निषेधात्मक, दोनों ही अलग अलग हों। यानी कि व्याघाती संबंध में परिमाण और गुण दोनों ही अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए इसका परिमाण क्या है, सर्वव्यापी है, और इस छोर वाले परिमाण क्या है, अंशव्यापी है। इसका गुण स्वीकारात्मक है और इसका गुण निषेधात्मक है। इसी प्रकार ई तर्क वाक्य सर्वव्यापी है और आई तर्क वाक्य अंशव्यापी है। ई तर्क वाक्य का गुण निषेधात्मक है और आई तर्क वाक्य का गुण स्वीकारात्मक है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जिसे देखिए ये तर्क वाक्य का उदाहरण है, सभी मेज कुर्सी हैं। ये सर्वव्यापी तर्क वाक्य है, और कुछ मेज कुर्सी नहीं है, ये अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है, और ये तर्क वाक्य सर्वव्यापी स्वीकारात्मक है। ए और ओ, इसमें परिमाण सर्वव्यापी है, इसका परिमाण अंशव्यापी है, इसका गुण स्वीकारात्मक है, इसका गुण निषेधात्मक है। केवल इनका उद्देश्य पद और विधेय पद एक जैसा है। उद्देश्य पद मेज देख रहे हैं दोनों में लिखा हुआ है, विधेय पद कुर्सी भी दोनों में लिखा हुआ है। तो अब हम व्याघाती संबंध पाते हैं। इसी प्रकार ई और आई तर्क वाक्य में भी व्याघाती संबंध होता है। जैसे देखिए ई तर्क वाक्य को बोलते हैं सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य, जिसकी शुरुआत कोई शब्द से होती है, कोई मेज कुर्सी नहीं है, ये सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। और कुछ मेज कुर्सी है, इसको क्या बोलते हैं, अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य। दोनों का परिमाण और गुण अलग अलग है। अब इसीलिए इस तर्क वाक्यों में व्याघाती संबंध है। अब हम व्याघाती संबंध में सत्यता और असत्यता का नियम के विषय में अध्ययन करेंगे, यानी कि सत्यता और असत्यता का नियम कैसे होता है। तो इसमें दो नियम महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। किसी भी एक तर्क वाक्य को सत्य मान लेने पर दूसरा तर्क वाक्य असत्य होगा। जैसे ए और ओ तथा ई और आई दोनों तर्क वाक्य आपस में व्याघाती हैं, हमने ऊपर देखा अभी। यदि इनमें से किसी एक तर्क वाक्य को सत्य मान ले तो दूसरा तर्क वाक्य असत्य होगा। समझ गए होंगे आप लोग। जिसे किसी भी दूसरा नियम देखिए, किसी भी एक तर्क वाक्य को असत्य मान लेने पर दूसरा तर्क वाक्य सत्य होगा। जैसे ए और ओ तथा ई और आई, जिसको हम जानते हैं कि व्याघाती संबंध है, इनमें से किसी एक तर्क वाक्य को अगर असत्य मान लेते हैं तो दूसरा तर्क वाक्य सत्य हो जाएगा। इसे हम संकेत के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। इसे देखिए ए और ओ में व्याघाती संबंध होता है। यदि देखिए ये एक को यदि सत्य मान लें
तो इस तीर के माध्यम से ओ को क्या दिखाया गया है, असत्य दिखाया गया है। यदि हम ओ तर्क वाक्य को असत्य मानते हैं तो इस तीर के माध्यम से देखिए ये तर्क वाक्य क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा तर्क वाक्य देखिए, यदि ए तर्क वाक्य को हम असत्य मान लेते हैं तो ओ तर्क वाक्य सत्य हो जाएगा, और यदि हम ओ तर्क वाक्य को सत्य मानते हैं तो ए तर्क वाक्य असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार ई और आई तर्क वाक्य भी वही प्रक्रिया है। यदि एक तर्क वाक्य सत्य है तो दूसरा असत्य होगा, और कोई दूसरा तर्क वाक्य असत्य है तो पहला तर्क वाक्य सत्य हो जाएगा। यानी कि आपस में पूरी तरह से व्याघात होता है, यानी कि विपरीत होता है। एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा। तो ये बहुत ही आसान सी बात है कि व्याघाती संबंध दो प्रकार के तर्क वाक्यों में होता है, ए और ओ तथा ई और आई। दोनों कोनों पर होते हैं ए और ओ, ई और आई, ये आपस में व्याघाती हैं। इसमें से यदि कोई एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य हो जाएगा, और कोई एक असत्य होगा तो दूसरा असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही आसान नियम है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम दूसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है विपरीत विपरीत संबंध। विपरीत संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे विपरीत संबंध के विषय में जानते हैं। एक जैसे उद्देश्य व विधेय पद वाले दो सर्वव्यापी तर्क वाक्यों, सर्वव्यापी तर्क वाक्य ए और ई, सर्वव्यापी तर्क वाक्य ए और ई में विपरीत का संबंध होता है। हम इसे चार्ट में भी देख सकते हैं। इस चार्ट में देखिए सबसे ऊपर ए तर्क वाक्य और यहाँ पर ई तर्क वाक्य लिखा हुआ है, इसमें आपस में विपरीत का संबंध होता है। तो इतना बात क्लियर है कि सर्वव्यापी तर्क वाक्यों में ही विपरीत का संबंध होता है। सर्वव्यापी तर्क वाक्य ए और ई हैं। अब आगे देखिए, विपरीत संबंध में दो सर्वव्यापी तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ये बात बहुत ही लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। विपरीत संबंध में एक साथ सत्य नहीं हो सकते किंतु असत्य हो सकते हैं। ए और ई तर्क वाक्य क्या है, एक साथ सत्य नहीं हो सकते किंतु असत्य हो सकते हैं। इस लाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, उदाहरण देखते हैं इसका। सभी मेज कुर्सी है, ये तर्क वाक्य है, और कोई मेज कुर्सी नहीं है, ये ई तर्क वाक्य है। इसके बीच विपरीत का संबंध है। दोनों सर्वव्यापी तर्क वाक्य ए और ई में उद्देश्य और विधेय पद एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पर उद्देश्य और विधेय पद एक जैसा होना ये विरोध संबंध की सबसे मुख्य शर्त है कि उद्देश्य पद और विधेय पद दोनों ही तर्क वाक्यों में एक जैसा होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो कोई भी संबंध विरोध संबंध नहीं हो सकता है। हाँ, किंतु इनके गुण देखिए अलग हैं। इसका गुण स्वीकारात्मक है और इसका गुण निषेधात्मक है। दोनों सर्वव्यापी तो जरूर हैं, लेकिन गुण क्या हैं, अलग अलग हैं। तो विपरीत संबंध में गुण अलग अलग होते हैं और दोनों तर्क वाक्य सर्वव्यापी होते हैं। कहने का मतलब कि ए और ई तर्क वाक्य में ही व्याघाती संबंध विपरीत संबंध होता है, सही विपरीत संबंध होता है। अब हम विपरीत संबंध की सत्यता और असत्यता के विषय में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो किसी भी एक तर्क वाक्य को सत्य मान लेने पर दूसरा तर्क वाक्य असत्य हो जाता है। जैसे एक तर्क वाक्य को सत्य मान लें तो दूसरा तर्क वाक्य ई क्या होगा, असत्य होगा। या ई तर्क वाक्य को सत्य मान लें तो ए तर्क वाक्य असत्य होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विपरीत संबंध में दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते। पीछे अभी हमने नियम देखा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि विपरीत संबंध में दोनों तर्क वाक्य ए और ई एक साथ सत्य नहीं हो सकते। यानी कि यदि एक तर्क वाक्य सत्य है तो दूसरा तर्क वाक्य अवश्य ही असत्य होगा। इसे बात आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। दूसरा नियम देखते हैं, किसी भी एक तर्क वाक्य को असत्य मान लेने पर दूसरा तर्क वाक्य संदेहात्मक डाउट, एक तर्क वाक्य यदि असत्य मान लेते हैं तो दूसरा तर्क वाक्य संदेहात्मक डाउट का मतलब है कि सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, निश्चित नहीं है। यदि ए तर्क वाक्य को असत्य मान ले तो ई तर्क वाक्य संदेहात्मक
होगा, या ई तर्क वाक्य को असत्य मान लें तो ये तर्क वाक्य क्या होगा, संदेहात्मक होगा। इसे हम छोटे से ग्राफ चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, चित्र के माध्यम से। जैसे देखिए यहाँ पर ए तर्क वाक्य और ई तर्क वाक्य के बीच विपरीत संबंध है। देखिए इधर हमने दिखाया है, यदि ए तर्क वाक्य को सत्य मान लेंगे तो ई तर्क वाक्य क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और देखिए ये तर्क वाक्य को असत्य मान लेते हैं तो ई तर्क वाक्य क्या हो जाएगा, संदेहात्मक, डाउटफुल। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। इसी प्रकार इधर देखिए ई तर्क वाक्य को हमने सत्य माना तो ए तर्क वाक्य क्या हो गया, असत्य हो गया। ये एरो का निशान, तीर का निशान देखिए जा रहा है, उसी हिसाब से आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। दूसरे तर्क वाक्य में देखिए ई तर्क वाक्य यदि असत्य है तो ए तर्क वाक्य क्या हो जाएगा, संदेहात्मक। संदेहात्मक का मतलब डाउटफुल। संदेहात्मक का मूल मतलब है कि सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, क्लियर नहीं होता है, डाउटफुल होता है। ठीक, इस बात को आप अच्छी तरह याद रखिएगा। अब हम अगले संबंध की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम उपविपरीत या विरुद्ध संबंध, सब कॉन्ट्रेरी, विरुद्ध संबंध कहते हैं। इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे बड़ी शर्त है विरोध संबंध की, उद्देश्य और विधेय पद एक जैसे होते हैं और दो अंशव्यापी तर्क वाक्यों के बीच होता है। उपविपरीत संबंध आई और ओ, दो अंशव्यापी तर्क वाक्य, उनके बीच उपविपरीत या विरुद्ध का संबंध होता है। इस संबंध में दो अंशव्यापी तर्क वाक्य आई और ओ एक साथ असत्य नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, एक साथ असत्य नहीं हो सकते किंतु सत्य हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि एक तर्क वाक्य असत्य है तो दूसरा क्या होगा, सत्य होगा, किंतु एक साथ सत्य हो सकते हैं। इस लाइन को आप अच्छी तरह से याद करिएगा, एक साथ असत्य नहीं हो सकते किंतु सत्य हो सकते हैं। ये पूरे संबंध की एक धुरी है। अब देखिए उदाहरण देखते हैं आई तर्क वाक्य का। कुछ मेज कुर्सी हैं, ये आई तर्क वाक्य, और कुछ मेज कुर्सी नहीं है, ये ओ तर्क वाक्य है। इसमें दोनों ही तर्क वाक्य अंशव्यापी हैं किंतु इनके गुण अलग अलग हैं। एक का गुण स्वीकारात्मक है और दूसरे का गुण निषेधात्मक है। देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या होता है, अंशव्यापी तर्क वाक्यों के बीच उपविपरीत या विरुद्ध संबंध होता है। अब इनके संबंधों की सत्यता और असत्यता के बारे में कुछ नियम को जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए पहला नियम है, किसी भी एक तर्क वाक्य को सत्य मान लेने पर दूसरा तर्क वाक्य संदेहात्मक होगा। यानी कि एक यदि सत्य होता है एक तर्क वाक्य, कोई आई या ओ में से कोई यदि एक तर्क वाक्य सत्य है तो दूसरा क्या हो जाएगा, संदेहात्मक होगा। इसे आप याद कर लीजिएगा। जैसे यदि आई तर्क वाक्य को सत्य मान लें तो ओ तर्क वाक्य संदेहात्मक होगा, या ओ तर्क वाक्य को सत्य मान लें तो आई तर्क वाक्य संदेहात्मक होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आई और ओ तर्क वाक्यों के बीच दिखाया गया है। अब इसे समझेंगे, फिर से देख लेते हैं। दूसरा नियम देखते हैं, किसी भी एक तर्क वाक्य को असत्य मान लेने पर, वहाँ सत्य था यहाँ असत्य, असत्य मान लेने पर दूसरा तर्क वाक्य सत्य होगा। जैसे यदि आई तर्क वाक्य को असत्य मान लें तो ओ तर्क वाक्य सत्य होगा, या ओ तर्क वाक्य को असत्य मान ले तो आई तर्क वाक्य सत्य होगा। कहने का मतलब है कि उपविपरीत संबंध एक साथ असत्य नहीं हो सकते। यानी कि यदि एक तर्क वाक्य असत्य है तो दूसरा क्या होगा, सत्य होगा। अब इसे हम संक्षेप में थोड़ा चित्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे देखिए, आई और ओ तर्क वाक्यों को दिखाया गया है। इसमें हम जानते हैं कि उपविपरीत संबंध होता है। इसे देखिए, यदि आई तर्क वाक्य को यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। आई तर्क वाक्य सत्य है तो ये एरो जा रहा है, देख रहे हैं किधर जा रहा है। आई तर्क वाक्य सत्य है तो वो क्या हो जाएगा, संदेहात्मक। इसी प्रकार आई तर्क वाक्य यदि असत्य है तो ओ तर्क वाक्य सत्य हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। इसी चित्र को फिर इधर से देखते हैं। यदि ओ तर्क वाक्य सत्य है तो
आई क्या होगा, संदेहात्मक। एरो का निशान इधर गया है। अब वो तर्क वाक्य यदि असत्य होगा तो आई तर्क वाक्य क्या होगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। एक असत्य होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसे पूरी तरह से याद रखिएगा। अब हम अपने चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है उपाश्रयण संबंध। उपाश्रयण संबंध में अब हम इसकी चर्चा करेंगे। एक जैसे उद्देश्य व विधेय पद वाले दो तर्क वाक्यों के गुण समान हों। गुण का मतलब स्वीकारात्मक निषेधात्मक जो गुण होते हैं एक जैसे होंगे, गुण समान हो, किंतु परिमाण भिन्न हो। परिमाण का मतलब सर्वव्यापी अंशव्यापी अलग अलग हो, तो उनमें उपाश्रयण संबंध होता है। तो उपाश्रयण संबंध किनके बीच होता है, उनके गुण तो एक जैसे होंगे किंतु परिमाण क्या होंगे, अलग होंगे, परिमाण भिन्न होंगे, गुण क्या होगा, समान होगा। अब हम उदाहरण देखते हैं। ई और आई तथा ई और ओ तर्क वाक्यों में क्या होता है, उपाश्रयण का संबंध होता है। इसे उदाहरण के माध्यम से देखिए। जैसे कि ये तर्क वाक्य है, सभी मेज कुर्सी हैं। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य है, सभी मेज कुर्सी हैं। इसे संक्षेप में संकेतांक ए से बोलते हैं। ये कहते हैं और कुछ मेज कुर्सी हैं। एक सर्वव्यापी है और दूसरा अंशव्यापी है। दोनों तर्क वाक्यों का परिमाण अलग है किंतु गुण क्या है, एक है। यहाँ भी स्वीकारात्मक है और यहाँ भी स्वीकारात्मक है। इसी प्रकार दूसरे तर्क वाक्य में देखिए, कोई मेज कुर्सी नहीं है। सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है और कुछ मेज कुर्सी नहीं है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। इसे हम संकेतांक और कहते हैं। अब देखिए इसके परिमाण अलग अलग हैं। यहाँ पर सर्वव्यापी है परिमाण, यहाँ पर क्या है, अंशव्यापी है। गुण क्या है, यहाँ पर गुण निषेधात्मक है और इसका भी गुण निषेधात्मक, यानी कि गुण सेम है किंतु परिमाण क्या है, अलग अलग है। एक का परिमाण सर्वव्यापी है, दूसरे का परिमाण अंशव्यापी है। देखिए अब आगे उपाश्रयण संबंध को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उपाश्रय और दूसरा है उपाश्रित। उपाश्रय सर्वव्यापी तर्क वाक्यों ए और ई को क्या बोलते हैं, उपाश्रय। सर्वव्यापी तर्क वाक्यों ए और ई को क्या बोलते हैं, उपाश्रय। इस लाइन को आप याद रखिएगा। और उपाश्रित अंशव्यापी तर्क वाक्यों आई और ओ को हम क्या कहते हैं, उपाश्रित। तो उपाश्रय किसे बोलते हैं, सर्वव्यापी तर्क वाक्यों को उपाश्रय बोलते हैं। अंशव्यापी तर्क वाक्यों आई और ओ को हम उपाश्रित कहते हैं। तो अब हम उपाश्रयण संबंध में सत्यता और असत्यता के नियम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है, उपाश्रय को सत्य मान लेने पर उपाश्रित भी सत्य हो जाता है। जैसे यदि उपाश्रय ए, सर्वव्यापी तर्क वाक्य उपाश्रय होते हैं, उपाश्रय ए को सत्य मान ले तो उपाश्रित आई भी सत्य होगा। यानी कि उपाश्रय ए सत्य है तो उपाश्रित आई भी सत्य होगा। इसी प्रकार यदि उपाश्रय ई को सत्य मान लें तो उपाश्रित ओ भी सत्य होगा। इसे हम यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ पर उपाश्रय ए, ये तर्कवाक्य उपाश्रय है और आई तर्कवाक्य उपाश्रित है। उपाश्रय सत्य है तो उपाश्रित भी क्या होगा, सत्य होगा। यानी कि अपने में उपाश्रय उपाश्रित को समाहित किए रहता है। अब हम आगे देखते हैं। यदि उपाश्रय को असत्य मान लेने पर उपाश्रित क्या होगा, संदेहात्मक। आप उपाश्रय से मतलब सर्वव्यापी समझिएगा, उपाश्रित का मतलब अंशव्यापी। उपाश्रय असत्य मान लेने पर उपाश्रित संदेहात्मक हो जाता है। जैसे ए को असत्य मान लें तो आई क्या होगा, संदेहात्मक होगा। और इसी प्रकार उपाश्रय ई को असत्य मान लेने पर उपाश्रित ओ क्या हो जाएगा, संदेहात्मक होगा। इसे हम चित्र में देखते हैं। उपाश्रय देखिए, उपाश्रय ए को असत्य मान लेने पर उपाश्रित क्या हो जाता है, संदेहात्मक हो जाता है, यानी कि डाउटफुल हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम
उपाश्रय ई को भी हम असत्य मानते हैं तो वो भी उपाश्रित वो क्या हो जाएगा, संदेहात्मक हो जाएगा। अब हम उपाश्रित के विषय में, उपाश्रित में सत्ता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। उपाश्रित को सत्य मान लेने पर, बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। उपाश्रित शब्द से न घबराइएगा, उपाश्रित का मतलब होता है अंशव्यापी। उपाश्रित को सत्य मान लेने पर उपाश्रय संदेहात्मक होगा। जैसे आई तर्कवाक उपाश्रित है, आई को सत्य मान लें तो ये क्या हो जाएगा, संदेहात्मक होगा। इसी प्रकार ओ क्या है, उपाश्रित है, ओ को सत्य मान लें तो ई तर्कवाक्य संदेहात्मक हो जाएगा। और दूसरा नियम है, यदि उपाश्रित को असत्य मान लें, देखिए इसे ध्यान समझिएगा, यदि उपाश्रित असत्य होगा तो उपाश्रय भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जैसे आई को असत्य मान लें तो एक भी असत्य होगा। आई तर्कवाक्य यदि असत्य है तो ए भी, ई तर्कवाक्य जैसे यहाँ देखिए ओ देखिए असत्य है तो ये ई भी क्या होगा, असत्य होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आई तर्कवाक्य यदि असत्य होगा तो ए भी क्या होगा, असत्य होगा। इसी प्रकार ओ को असत्य मान लेने पर ई तर्कवाक्य भी असत्य होगा। इसे ध्यान समझिएगा, यदि उपाश्रय सत्य है तो उपाश्रित भी सत्य होगा, और यदि उपाश्रित असत्य है तो उपाश्रय भी असत्य होगा। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। हम अगली वीडियो में इसे और विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।